Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain formation of ring structure in aldoses of monosaccharides. इस प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकेराइड्स में एल्डोजेज में वलय संरचना के निर्माण के बारे में बताऊंगा. The linear chain representation of monosaccharides is not satisfactory because it does not explain some properties of monosaccharides, especially in pentoses and hexoses. Monosaccharides में जो रैखिक श्रृंखला संरचना होती है, इस रैखिक श्रृंखला संरचना के द्वारा मोनोसैकेराइड्स के कुछ गुणों को भली भांति समझाया नहीं जा सकता. विशेष रूप से पेंटोजेज और हेक्सोजेज के कुछ गुण इस रैखिक श्रृंखला संरचना के द्वारा समझाए नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, न्यूटा रोटेशन, विच इज चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. उदाहरण के लिए न्यूटा रोटेशन इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता. न्यूटा रोटेशन पोलराइज्ड लाइट या ध्रुवीकृत प्रकाश का जो घूर्णन किसी अणु के द्वारा किया जाता है, इसमें होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है. तो मोनोसैकेराइड्स का जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उस सॉल्यूशन में जो ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन होता है वह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है. द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट चेंजेस विद टाइम एंड दिस चेंज इज नोन एज न्यूटा रोटेशन. इसी परिवर्तन या चेंज को ही न्यूटा रोटेशन कहा जाता है और यह रैखिक श्रृंखला संरचना द्वारा समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि सामान्यतः किसी भी अणु के लिए जो रोटेशन होता है ध्रुवीकृत प्रकाश का वह स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि इनमें चेंज होता है जो इस श्रृंखला संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता. Therefore, a cyclic structure or ring structure with an additional asymmetric carbon atom was proposed for pentoses and hexoses. तो इस कारण से मोनोसैकेराइड्स में विशेष रूप से पेंटोजेज और हेक्सोजेज के लिए, अर्थात 5 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड्स के लिए और 6 कार्बन युक्त मोनोसैकेराइड्स के लिए एक वलय संरचना प्रस्तुत की गई. और इस वलय संरचना में एक अतिरिक्त असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है जो इन लक्षणों को समझाने में सहायक होता है. फॉर एग्जाम्पल, न्यूटा रोटेशन को समझाने में सहायक होता है. द रिंग स्ट्रक्चर in monosaccharides is formed due to formation of intramolecular hemiacetal or hemiketal by reaction of aldehyde or ketone group respectively with hydroxyl group at carbon number 4 or carbon number 5 in the case of aldoses, or reaction of ketone group with carbon number 5 or carbon number 6 in the case of ketoses. तो जो वलय संरचना का निर्माण मोनोसैकेराइड्स में होता है वह अंतः आणविक हेमीएसिटल या हेमीकीटल के निर्माण के कारण होता है. अंतः आणविक हेमीएसिटल का निर्माण एल्डोजेज में होता है और अंतः आणविक हेमीकीटल का निर्माण कीटोजेज में होता है. हेमीएसिटल का निर्माण तब होता है जब मोनोसैकेराइड में उपस्थित एल्डिहाइड समूह कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के साथ अंतरक्रिया करता है. अर्थात एक एल्डोज शर्करा में जो कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है वह कार्बन नंबर 4 या 5 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जब क्रिया करता है तो अंतः आणविक हेमीएसिटल का निर्माण होता है, अर्थात एल्डोजेज में. इसी प्रकार से हेमीकीटल का निर्माण तब होता है जब मोनोसैकेराइड में उपस्थित कीटोन समूह के साथ कार्बन नंबर 5 या कार्बन नंबर 6 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अंतरक्रिया होती है. अर्थात कीटोन या कीटो मोनोसैकेराइड में कार्बन नंबर 5 या कार्बन नंबर 6 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है वह जब कीटो कार्बन के साथ अंतरक्रिया करता है तो हेमीकीटल का निर्माण होता है. अंतः आणविक से तात्पर्य यह है कि इस अंतरक्रिया में, अर्थात एक एल्डिहाइड समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के साथ होने वाली अंतरक्रिया या एक कीटोन समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के साथ होने वाली अंतरक्रिया में एल्डिहाइड
समूह और हाइड्रोक्सिल समूह एक ही मोनोसैकेराइड या एक ही अणु में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से हेमिकीटल के निर्माण में कीटोन समूह और हाइड्रोक्सिल समूह एक ही मोनोसैकेराइड में उपस्थित होते हैं, अर्थात एक ही अणु में उपस्थित एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह की अंतरक्रिया उसी अणु में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जब होती है तो जो हेमीएसिटल या हेमिकीटल का निर्माण होता है वह अंतः आणविक या इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन कहलाता है। इसके विपरीत इंटरमोलिकुलर होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह और एल्डिहाइड और कीटोन समूह जो आते हैं वो भिन्न भिन्न अणुओं से आते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में एल्डिहाइड या कीटोन समूह और हाइड्रोक्सिल समूह जिनकी अंतरक्रिया से हेमीएसिटल या हेमिकीटल का निर्माण होता है वह एक ही मोनोसैकेराइड अणु में उपस्थित होते हैं। So in this figure, the formation of hemiacetal and hemiketal has been explained. तो इस चित्र में हम हेमीएसिटल और हेमिकीटल का निर्माण देख सकते हैं। तो एक एल्डिहाइड समूह जो कि मोनोसैकेराइड में कार्बन नंबर 1 जो होता है वो एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित होता है, और जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित जो अंतरक्रिया करेगा वह इसी अणु में कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह होता है। अर्थात यह जो R2 समूह है इसमें या तो कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 अंतरक्रिया में भाग लेगा जिसके साथ यह हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। तो यह हाइड्रोक्सिल समूह और यह एल्डिहाइड समूह यानी कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप का और कार्बन नंबर 4 या 5 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह OH ग्रुप यह अंतरक्रिया करते हैं, उसके फलस्वरूप हेमीएसिटल का निर्माण होता है। तो इस हेमीएसिटल में जो एल्डिहाइड कार्बन था यानी एल्डिहाइड का कार्बन यह हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जो कार्बन जुड़ा था यानी कार्बन नंबर 4 या 5 यानी R2 या तो कार्बन नंबर 4 अंतरक्रिया में भाग लेगा या कार्बन नंबर 5। तो R2 का कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 हेमीएसिटल कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा जुड़ जाता है या एक ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़ जाता है। साथ ही इस हेमीएसिटल कार्बन यानी जो कार्बन नंबर 5 मोनोसैकेराइड में होगा उस पर जो ऑक्सीजन पहले उपस्थित थी उस ऑक्सीजन के स्थान पर यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता है, और इस कारण से यह जो हेमीएसिटल कार्बन है यानी कार्बन नंबर 1 है यह एक असममित कार्बन परमाणु हो जाता है या कायरल कार्बन एटम हो जाता है। तो इन हेमीएसिटल द हेमीएसिटल कार्बन that is carbon number 1 and the carbon which provides hydroxyl group for this reaction that is carbon number 4 or carbon number 5 which is present in R2 group. So this carbon 1 and carbon number 4 or 5 they are joined by a oxygen bridge. At the same time the hemiacetal carbon also contains a hydroxyl group, that is earlier at this place oxygen was present as a substituent which was connected by 2 bonds to carbon. Now in hemiacetal instead of oxygen a hydroxyl group is present at this place. So in this way this carbon is converted into an asymmetric carbon atom or chiral carbon atom. So as we can see here that is this carbon, that is carbon number 1 in case of aldoses. This carbon contains 4 different substituents. One is hydroxyl group, one is hydrogen atom, one is this OR2 group and one is this R1 group. So this additional asymmetric carbon atom or chiral carbon atom is created because of formation of hemiacetal or because of this reaction with aldehyde and alcohol group. तो इस प्रकार से इस एल्डिहाइड समूह और हाइड्रोक्सिल समूह की क्रिया के कारण अब एल्डोज के अंदर एक अतिरिक्त असममित कार्बन परमाणु निर्मित हो जाता है जो कि कार्बन नंबर 1 होगा एल्डोजेस में। इसी प्रकार से जब कीटोन कार्बन में यह अंतरक्रिया होती है तो ठीक इसी प्रकार से अभिक्रिया होती है, लेकिन कीटोन समूह जो उपस्थित होता है वह कार्बन नंबर 2 पे होता है। तो इन सिमिलर वे हेमिकीटल इज फॉर्म्ड, but in formation of hemiketal the ketone carbon is present at carbon number 2. So this will be carbon number 2 in the case of keto monosaccharide or keto sugar. So this carbon number 2 that is ketone group will react with carbon number 5 or carbon number 6 present in same ketose. So this R2 group will have either carbon number 5 or carbon number 6 and the hydroxyl group attached to either carbon number 5 or carbon number 6 will react with this keto carbon that is carbon number 2 and as a result intramolecular hemiketal will be formed. In the same way this hemiketal carbon that is carbon number
2. This carbon number 2 will be attached to carbon number 5 or 6 of ketomonosaccharide by an oxygen bridge. Similarly, as ketone group is present at carbon number 2, so this R1 is CH2OH substituent. यहाँ पर जो R1 होता है यह CH2OH के रूप में उपस्थित होता है. So in this way, this hemiketal carbon will also be converted into an asymmetric carbon atom. इस तरीके से यह जो कार्बन नंबर 2 होता है, that is hemiketal carbon, यह भी एक असममित कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस पर भी 4 अलग अलग सब्सटेंट उपस्थित होते हैं. तो यहाँ पर भी पूर्व में कार्बन नंबर 2 पर यानी कीटल कार्बन पर ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है जो 2 बंधों के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है. इसके स्थान पर अब कार्बन नंबर 2 के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है. तो इस प्रकार से इस हेमिकेटल कार्बन पर भी 4 अलग अलग सब्सटेंट्स आ जाते हैं. तो दिस हेमिकेटल कार्बन नाउ आल्सो कंटेन्स 4 डिफरेंट सब्सटेंट्स. वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, on another side it is connected with OR2 group. R1 is CH2OH, which is again a different substance, and R3 will be remaining part of the chain. So in this way, hemiketal carbon is also converted into an asymmetric carbon atom. तो इस प्रकार से hemiketal carbon भी एक असममित कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है. तो इस प्रकार से इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल या हेमिकीटल के फॉर्मेशन से एक वलय संरचना का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, जैसा कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे. और इस वलय संरचना में एक अतिरिक्त असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है. The ring structure is formed due to formation of intramolecular hemiacetal or hemiketal, and in this ring structure, an additional asymmetric carbon atom will be present. In case of hemiacetal, that is aldoses, this additional asymmetric carbon atom will be carbon number 1, and in the case of ketoses, this additional asymmetric carbon atom will be carbon number 2 present in ketose monosaccharide. तो यह जो अतिरिक्त असममित कार्बन परमाणु निर्मित होता है वह एल्डोजेज के केस में कार्बन नंबर 1 होगा, अर्थात हेमीएसिटल कार्बन, और कीटोजेज के केस में यह अतिरिक्त असममित कार्बन परमाणु क्रमांक 2 होता है, अर्थात हेमीकीटल कार्बन के रूप में उपस्थित होता है. So for example, in the case of glucose, which is a aldose monosaccharide और aldohexose, तो उदाहरण के लिए हम ग्लूकोज में इस वलय संरचना का निर्माण देख सकते हैं. तो इस वलय संरचना के निर्माण में ग्लूकोज में, जो कि एक एल्डोहेक्सोज है, वलयीकरण में या साइक्लाइजेशन के प्रक्रिया के अंदर या तो कार्बन नंबर 4 भाग ले सकता है या कार्बन नंबर 5 भाग ले सकता है, और इसके फलस्वरूप एक ऑक्साइड ब्रिज का निर्माण हो जाता है जो हेमीएसिटल कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 1 और उस कार्बन परमाणु के बीच में निर्मित होता है जिस पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह अंतः आणविक हेमीएसिटल के निर्माण में भाग लेता है. तो एन ऑक्साइड ब्रिज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड दैट कार्बन ऑफ द मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल. तो इस चित्र में यदि हम देखें तो कार्बन नंबर 5 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है वह कार्बन नंबर 1 के एल्डेहाइड समूह के साथ अंतरक्रिया करता है. तो इस प्रकार से कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 यह ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा या ऑक्साइड ब्रिज के द्वारा जुड़ जाते हैं, और कार्बन नंबर 1 यानी हेमीएसिटल कार्बन पर इसके अलावा एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि पिछले स्लाइड में हेमीएसिटल के फॉर्मेशन में हमने देखा था. तो इस प्रकार से यह जो कार्बन है हेमीएसिटल कार्बन, यह एक असममित कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है. सो इन दिस वे, इन फॉर्मेशन ऑफ दिस ring structure, hydroxyl group present at carbon number 5 interacts with aldehyde group, and carbon number 1 is joined to carbon number 5 by an oxygen bridge or oxide bridge, and hemiacetal carbon has hydrogen as one substituent and hydroxyl group as another substituent, and it is present in the form of an additional asymmetric carbon atom or chiral carbon atom. So this ring structure can also be shown in this form. तो इस प्रकार से यह जो वलय संरचना का निर्माण होता है उसको इस चित्र के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां पर यह कार्बन नंबर 1 है, जहां पर एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह सब्सटेंट्स के रूप में उपस्थित है. देन दिस इज कार्बन नंबर 2, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है. इसी प्रकार से कार्बन नंबर 3 पर
हाइड्रोक्सिल समूह और हाइड्रोजन उपस्थित है। कार्बन नंबर 4 हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह। कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 के साथ ऑक्साइड ब्रिज से जुड़ जाएगा। सो दिस इज कार्बन नंबर 5 joined with carbon number 1 with oxide bridge, and this is carbon number 6 that is CH2OH which is present outside ring। तो यह कार्बन नंबर 6 है CH2OH के रूप में, जो कि वलय के बाहर उपस्थित होता है। So in this way ring structure is formed in glucose। So in a C1C5 oxide bridge, a 6-membered hexagonal pyranose ring containing 5 carbon atoms and 1 oxygen atom is formed। तो इस प्रकार से इस चित्र में हम ये देख सकते हैं कि जब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ऑक्साइड ब्रिज का निर्माण होता है तो एक 6-membered हेक्सागोनल रिंग का निर्माण होता है। एक 6 सदस्य युक्त षटकोणीय वलय का निर्माण होता है। इस हेक्सागोनल षटकोणीय वलय को पायरेनोज वलय कहा जाता है because it resembles in structure to a cyclic ether pyron। चूंकि इसकी संरचना पायरन नाम के एक साइक्लिक ईथर के साथ समानता प्रदर्शित करती है, अतः इस 6 सदस्य युक्त वलय को पायरेनोज वलय कहा जाता है। इन 6 सदस्यों में से 5 सदस्य कार्बन परमाणु के रूप में होता है और छठा सदस्य जो होता है वो ऑक्सीजन परमाणु के रूप में होता है। कार्बन 1, 2, 3, 4 and 5 they form this ring and 6th member is oxygen atom। So in this way a 6-membered pyranose ring is formed and this is a more common structure in aldohexoses। aldohexoses में जब वलय का निर्माण होता है तो सामान्यतः इसी प्रकार के 6 सदस्य युक्त पायरेनोज वलय का ही निर्माण होता है। A 5-membered pentagonal furanose ring containing 4 carbon atoms and 1 oxygen atom can also be formed when a C1C4 oxide bridge is formed। तो जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, हाइड्रोक्सिल समूह प्रदाता के रूप में या तो कार्बन नंबर 5 कार्य करता है या कार्बन नंबर 4 कार्य करता है। तो यदि कार्बन नंबर 4 हाइड्रोक्सिल समूह प्रदान करता है तो उस स्थिति में एक 5 सदस्य युक्त पंचकोणीय फ्यूरेनोज वलय का निर्माण होता है। 5-membered pentagonal furanose ring is formed। It is called furanose because it resembles to cyclic ether furan। इसको फ्यूरेनोज वलय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संरचना में एक साइक्लिक ईथर फ्यूरन से समानता प्रदर्शित करती है। इस 5-membered रिंग में 4 सदस्य कार्बन परमाणुओं के रूप में और 1 सदस्य ऑक्सीजन परमाणु के रूप में होता है और इसमें ऑक्साइड ब्रिज का जो निर्माण होता है, ऑक्साइड पुल का जो निर्माण होता है, वह कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में होता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर वही ग्लूकोज अणु में जो कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल समूह है वह अंतरक्रिया करता है कार्बन नंबर 1 पर उपस्थित एल्डिहाइड समूह के साथ। शेष बातें वही है जो पूर्व में मैं बता चुका हूं। तो इसके फलस्वरूप अब जो वलय संरचना निर्मित होगी, यानी कार्बन नंबर 1 जुड़ जाता है कार्बन नंबर 4 के साथ। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ ऑक्सीजन वलय के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से यह जो वलय निर्मित होता है यह एक पेंटागोनल रिंग होती है, एक पंचकोणीय रिंग होती है, जिसे फ्यूरेनोज वलय कहा जाता है और इसमें ऑक्साइड ब्रिज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में उपस्थित होता है। इस संरचना में 2 कार्बन परमाणु वलय के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं या वलय से पृथक रहते हैं, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 5 भी वलय निर्माण में भाग नहीं लेता, कार्बन नंबर 6 भी वलय निर्माण में भाग नहीं लेता। इन फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरेनोज रिंग, कार्बन नंबर 5 and कार्बन नंबर 5 and 6 they do not participate in formation of ring structure or furanose ring। So in this way furanose ring can also be formed if hemiacetal is formed by interaction between carbon number 1 and carbon number 4। In both the cases the reducing group is present in the form of hemiacetal फॉर्म। इन दोनों ही प्रकार की संरचनाओं में, चाहे पायरेनोज वलय का निर्माण हो चाहे फ्यूरेनोज वलय का निर्माण हो, दोनों स्थितियों के अंदर मोनोसैकेराइड में अपचायक गुण अभी भी विद्यमान रहता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अभी भी विद्यमान रहती है और इसमें जो रिड्यूसिंग ग्रुप होता है वह कार्बन नंबर 1 हेमीएसिटल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 पर उपस्थित, वह अपचायक समूह के रूप में कार्य करता है या रिड्यूसिंग ग्रुप के रूप में कार्य करता है। So this is about formation of ring structure in glucose or in other aldoses। In next presentation I will explain how ring structure is formed in ketoses or how ring structure is formed in fructose। Thanks for watching।